सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत अलवर के इतिहास और पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने बात की थी परिचय और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अलवर से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, बेसिक जानकारी कल हमने ली थी। और आप सभी साथियों के सहयोग से बांसवाड़ा जिला दर्शन का जो अपना पहला वीडियो है वो बहुत ही शानदार वायरल है। अभी 1,10,000 प्लस उसके व्यू हो चुके हैं। मतलब मेरे जिला दर्शन का इतिहास यदि हम बात करें, पिछले लगभग 122-23 क्लासें जो हो चुकी है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ये वीडियो है। इसके अलावा जोधपुर का वीडियो भी अतिशीघ्र वायरल होने वाला है। तो सभी साथियों का प्रणाम स्वीकार है। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गत वीडियो जो वायरल हो चुका है वो वीडियो टेलीग्राम चैनल पर लिंक उसका पहले से अवेलेबल है, उसके फोटो के माध्यम से भी बता रखा है। आप जितने भी साथी लाइव है टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, नहीं कर रखा तो अभी आप ज्वाइन करें और आप सभी साथी उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी का प्रणाम स्वीकार है, सभी को राम राम है। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। चित्तौड़ से तमन्ना जी बानू प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम। प्रिंस जी कुमावत आपको प्रणाम। जाम्बो जी की धरा से प्रणाम। सीराराम जी बाड़मेर से प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम आपको। हाँ जी, तो और सभी साथी दीपक जी सैनी शिखर से प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम है। देवीलाल जी गुज्जर मेवाड़ से प्रणाम कर रहे हैं। एसएल मीणा जी बांसवाड़ा से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को प्रणाम। राजेश राज जी रणथंभौर से टाइगर की धरा से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं अलवर के इतिहास के बारे में। अलवर की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, एग्जाम में अलवर के इतिहास से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बिल्कुल राजा महाराजाओं की बात भी करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। राजगढ़ से प्रणाम आ गया, बिल्कुल राजगढ़। और प्रतापगढ़ से भी बंसीलाल जी प्रणाम कर रहे हैं। डूंगरपुर से भी प्रणाम आ गया, क्या बात है। अब तो पूरा राजस्थान उपस्थित हो चुका है और अब अपने को क्लास बिना किसी विलंब के प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अलवर के इतिहास के बारे में। एग्जाम में क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर शब्द के बारे में, भी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। अलवर शब्द, भाई अलवर शब्द जो है इसके बारे में क्या क्या शब्द बन सकता है। तो सबसे पहली बात ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का ये शब्द है। और ये शब्द देने वाले कौन थे, तो 1195 के आसपास हम बात करें, फरिश्ता ने ये शब्द दिया था। फरिश्ता ने शब्द दिया, मतलब फरिश्ता ने सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए अलवर का क्या किया, प्रयोग किया था। फरिश्ता एक फारसी इतिहासकार थे। तो बात करते हैं अलवर शब्द की, हमने बात की। अलवर जो है ये शब्द अरबी भाषा का शब्द है। 1195 में फरिश्ता ने ये शब्द दिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं अलवर के बारे में। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अलवर प्राचीन काल में यह क्षेत्र साल्व जाति का निवास था। साल्व जाति का निवास स्थान था और साल्व जाति का निवास स्थान होने के कारण ही इसे साल्वपुर के नाम से जाना गया। एग्जाम में आ जाता है प्रश्न, साल्वपुर के नाम से कौन सा क्षेत्र राजस्थान का जाना जाता है, तो अलवर जो है उसको साल्वपुर कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर महाभारत काल की। महाभारत काल से संबंधित कि महाभारत काल में यह क्षेत्र, महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य जनपद का हिस्सा था। मत्स्य जनपद का हिस्सा था। और मत्स्य जनपद की यदि हम बात करें तो इस जनपद की राजधानी कहां पर हुआ करती थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो बैराठ थी, और जिसे वर्तमान में हम विराट नगर भी कह सकते हैं। विराट
नगर या बेराट जो है वो इसकी राजधानी है। इसका मतलब प्राचीन काल से हम अलवर की बात करें तो यहां तक हमें यह जानकारी मिल रही है। अलवर शब्द जो अरबी भाषा का शब्द है, फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने 1195 में यह शब्द इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया। प्राचीन काल में यह क्षेत्र साल्व जाति का निवास स्थान था, इस वजह से इसे सालुपुर कहा गया। महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य जनपद का हिस्सा था और मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी या विराटनगर कह सकते हैं। और यह जगह कहां पड़ती है? ये जगह जयपुर में पड़ती है। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं अलवर के बारे में और क्या क्या जानकारी हमें इससे संबंधित मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर 1192 से पहले की। 1192 में आप सभी को पता है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे या फिर पराजित हुए थे। तो यहां पर बात करते हैं 1192 से पहले, 1192 से पहले यहां चौहानों का साम्राज्य था। यहां पर चौहानों का साम्राज्य था। और यदि हम बात करें इस डेट के बाद मेवातियों का अधिकार हो गया। मेवातियों का अधिकार हो गया। मेवाती यहां पर एक जाति है जो कि यहां पर निवास करती है। इसी जाति के निवास करने के कारण यह क्षेत्र जो है भरतपुर और अलवर का क्षेत्र, जिसमें स्पेशली अलवर का शामिल है, मेवात क्षेत्र कहलाता है। मतलब बात करते हैं 1192 के बाद यहां पर, इससे पहले चौहान साम्राज्य था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का यहां पर अधिकार था। और इस युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद मेवातियों का यहां पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1527 की। 1527 में क्या हुआ था? खानवा युद्ध हुआ था। तो यहां पर बात कर सकते हैं 1527 के बाद इस क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों का अधिकार हो गया। तो मुगलों का अधिकार कब हुआ था? एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है, अलवर पर मुगलों का अधिकार कब हुआ था? 1527 में अधिकार हुआ था। जब अधिकार मुगलों का हो गया तो मतलब सर्वे सर्वा मुगल हो गए। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं मुगलों में, यदि हम बात करें अकबर ने यह क्षेत्र जयपुर रियासत में मिला लिया। जयपुर रियासत में मिला दिया। जयपुर रियासत में कैसे मिलाया? चूंकि वहां के शासक भारमल जो थे वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अकबर के ससुर थे और भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक प्रकार से ये जो जगह थी अलवर की, ये एक प्रकार से कछवा शासकों के हाथ में आ गई। बाद में भगवान दास, उसके बाद में मान सिंह जी, उनके बाद जितने भी शासक हुए वो सभी मुगलों के वफादार थे। तो मुगलों ने क्या किया, ये जो क्षेत्र था, मतलब स्पेशली हम अकबर की बात करें, अकबर ने ये क्षेत्र किनको दे दिया? ये दे दिया था इन्होंने जयपुर या आमेर के शासकों को। इसके बाद क्या कंडीशन होती है तो हम यहां पर बात करते हैं। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं कि माधव सिंह जी के समय की बात है। माधव सिंह जी, तो यहां पर हम बात करते हैं, इससे पहले मिर्जा राजा की बात कर लेते हैं। मिर्जा राजा मान सिंह ने कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर प्रदान की। कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर प्रदान की। तो मिर्जा राजा जो है वो शासक है आमेर के। मिर्जा राजा ने यहां पर, यहाँ के शासक जो है मिर्जा राजा जय सिंह जी हैं, ये मान सिंह जी नहीं है। यहां पर हम बात कर सकते हैं मिर्जा राजा जय सिंह हैं। मिर्जा राजा जय सिंह जी ने ये जो जागीर थी ये कल्याण सिंह जी को दे दी। इसका मतलब ये एक प्रकार से अलवर जो है अब जागीर में तब्दील हो चुका। अब तक रियासत का नाम नहीं आया है अलवर के बारे में। तो मिर्जा राजा जय सिंह जी ने ये क्षेत्र किसको दे दिया? कल्याण सिंह जी को। और कल्याण सिंह कौन है? ये इन्हीं के मतलब अधीनस्थ हैं, इनके जागीरदार हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर राव माधव सिंह हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीधा माधव सिंह जी फर्स्ट। माधव सिंह फर्स्ट ने प्रताप सिंह को
प्रताप सिंह को राव राजा की उपाधि दी। राव राजा की उपाधि दी। प्रताप सिंह जी कौन है? माचेडी के जागीरदार हैं, जिनको माधव सिंह जी फर्स्ट, जो कि ईश्वरी सिंह जी के भाई हैं, ये जैसे ही शासक बने तो उसके बाद में यहाँ के जो व्यक्ति थे प्रताप सिंह जी, इनको क्या कर दी? माचेडी की जागीर प्रदान कर दी। और इन्हीं से यहाँ से इतिहास प्रारंभ होता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ने 1775 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के समय इस जागीर को स्वतंत्र घोषित किया। अब यहां पर ये जो है एक प्रकार से हमने क्या पढ़ा? अलवर का इतिहास पढ़ा। मतलब अलवर का जो नरूका कछवा राजवंश है उससे पहले की क्या कंडीशन थी, तो एक बार वापस नजर डालते हैं। अलवर शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। 1195 में बात करें, एक फारसी इतिहासकार था फरिश्ता, जिसने ये शब्द दिया था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फारसी इतिहासकार, ये एक फारसी इतिहासकार था। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राचीन काल में एक क्षेत्र साल्व जाति का निवास स्थान था। इस वजह से ये स्थान जो है ये क्या कहलाया? ये साल्वपुर कहलाया। साल्वपुर के नाम से इस क्षेत्र को जाना गया। महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था और मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो बेराट या विराटनगर थी। 1192 की बात करते हैं। 1192 से पहले यहाँ पर चौहानों का साम्राज्य था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है और उसके बाद में यहाँ पर मेवातियों का अधिकार हो जाता है, जो लंबे समय तक अधिकार रहता है। 1527 में यदि हम बात करें, यहीं की हम बात करते हैं, मेवातियों के अंदर जो हसन का मेवाती थे, उन्होंने राणा सांगा की ओर से युद्ध किया था। और यहाँ पर हम बात करते हैं 1527 की, तो खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा हार जाते हैं और इस युद्ध के बाद में एक प्रकार से बाबर का इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है, मतलब मुगलों का अधिकार हो जाता है। और उसी के बाद जब मुगल बादशाह अकबर बनते हैं तब ये क्षेत्र जो है वो जयपुर रियासत को या फिर आमेर रियासत में मिला देते हैं। उस समय आमेर का हिस्सा ये बन जाता है। उसके बाद मिर्जा राजा की बात करें हम, मिर्जा राजा जय सिंह जी जो है वो कल्याण सिंह जी यहाँ के इनके एक सामंत थे, उनको यहाँ की माचेडी की जागीर प्रदान कर दी। और माधव सिंह जी की बात करें, माधव सिंह जी फर्स्ट जो है यहीं के जागीरदार प्रताप सिंह जी जो है उनको राव राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। और इससे पहले यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि 1733 में जो जाट राजा थे सूरजमल, उन्होंने भी अलवर को अपने क्षेत्र में ले लिया था तथा कहते हैं कि भरतपुर रियासत में मिला लिया था। लेकिन माचेडी की जो जागीर थी वो उस समय भी प्रताप सिंह जी के हाथ में थी। अब यहां पर प्रताप सिंह जी से यहां का जो इतिहास है वो व्यवस्थित प्रारंभ होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रताप सिंह जी के बारे में। राव राजा प्रताप सिंह जी के बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो यहां पर हम बात करते हैं, इन्होंने पहली तो बात, इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि, तो उपाधि थी इनकी राव राजा। राव राजा की इनकी उपाधि थी और ये प्रदान किसने की थी? माधव सिंह जी ने, माधव सिंह फर्स्ट ने। और ये माधव सिंह जी के सेनापति भी रह चुके हैं राव राजा। तो जब ये उनके सेनापति थे तब इन्होंने ये इनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो इन्होंने अलवर की स्थापना की। तो यहां पर हम कह सकते हैं अलवर रियासत के संस्थापक, क्योंकि इससे पहले जो है अलवर रियासत नहीं था, इससे पहले माचेडी जो थी जागीर थी वो इनको मिली हुई थी। तो अलवर रियासत के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब की? तो 1775 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अलवर की जो नरूका शाखा है उनके ये आदि पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि इनसे यहाँ की शाखा प्रारंभ होती। बाकी नरू के नाम से इस शाखा का नाम नरूका पड़ता है। तो ये एक प्रकार से अलवर रियासत के क्या है? संस्थापक हैं। तो इनका नाम क्या है? राव राजा प्रताप सिंह है। ये उपाधि किन्होंने दी? माधव सिंह जी फर्स्ट ने ये उपाधि दी थी राव राजा की, चूंकि ये इनके सामंत थे और उस समय इनके जागीरदार थे, माचेडी के जागीरदार। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं माचेडी से अलवर पर अधिकार किया। और इस समय ये अलवर जो था ये किसके हाथों में था? ये जाटों के अधिकार में था। तो यहां पर बात कर सकते हैं कि इससे पूर्व ये अलवर जो है जाटों के अधिकार में था। यह क्षेत्र जाटों के अधिकार में था। सूरजमल जी जो है उन्होंने
इस क्षेत्र पर 1733 में अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर प्रताप सिंह जी से संबंधित यही बात है। अलवर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। 1775 में इन्होंने अलवर जो है वो स्वतंत्र रियासत उनको घोषित कर दिया था। और उस समय शासक कौन थे, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इस समय शासक कौन है, पृथ्वी सिंह जी है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस समय जयपुर शासक पृथ्वी सिंह थे। ये कमजोर शासक थे, ये पृथ्वी सिंह थे। तो इसकी कमजोरी का फायदा किन्होंने उठा लिया, राव राजा प्रताप सिंह जी ने उठा लिया। अब बात करते हैं बख्तावर सिंह जी के बारे में। और यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रताप सिंह जी ने, इन्होंने अजबगढ़ दुर्ग भी बनाया था, राजगढ़ दुर्ग भी बनाया था, और भी बहुत सारी जानकारी इनसे संबंधित है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बख्तावर सिंह जी के बारे में। इनकी एक पासवान रानी थी जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, पासवान रानी। और इस पासवान रानी का क्या नाम था, मूसी रानी, या इससे कहीं कहीं आपको मूसी महारानी भी देखने को मिलता है। इसके पुत्र का क्या नाम था, पुत्र जो बख्तावर सिंह और मूसी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। अब बख्तावर सिंह जी के बाद जो है यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बख्तावर सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाएगी। इनके स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इनकी पासवान रानी से एक पुत्र था। पासवान वो होती थी जिनको राजा गहने पहनने की इजाजत दे देता था, बाकी एक प्रकार से पासवान उनकी दासियों में से ही सिलेक्ट की गई होती थी, जिसे हम राजा की उप पत्नी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बलवंत सिंह जो है वो इनकी पासवान रानी मूसी रानी का क्या है, बेटा है। अब बख्तावर सिंह की क्या हो गई, निसंतान मृत्यु हो गई। तो इनका एक भतीजा था जिसका नाम था विनय सिंह। विनय सिंह ने दावा ठोक दिया कि भाई मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, मैं इनका वंशज हूं, और आने वाले टाइम अब अलवर का शासक कौन बनूंगा, मैं बनूंगा। लेकिन इस तरफ यदि हम बात करें, कुछ वहां के जो लोग थे उन्होंने बलवंत सिंह का भी सपोर्ट कर दिया कि भाई ये मूसी रानी जो है एक प्रकार से इनकी प्रिय पासवान रानी थी, और इनसे उत्पन्न जो पुत्र है बलवंत सिंह, इसको भी राजा बनाना चाहिए। अब एक प्रकार से विनय सिंह के और बख्तावर सिंह के पुत्र जो बलवंत सिंह थे उनके बीच में क्या हो गया, एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो गया। और इस विवाद के बीच में मध्यस्थता करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ऑक्टर लोनी। ऑक्टर लोनी ने इन दोनों के बीच में क्या की, मध्यस्थता की। और मध्यस्थता करते हुए हम यहां पर बात कर सकते हैं, इसको जागीर प्रदान कर दी 1826 में। 1826 में निमराणा की जागीर दी, निमराणा की जागीर। पहले तो डॉक्टर लोनी ने यह बात कह दी कि भाई विनय सिंह जी और तुम दोनों को मिलकर क्या करो, एक साथ शासन चलाओ। भाई एक साथ शासन चलाने का जो उदाहरण है वो केवल हमें अलवर रियासत में मिलता है। एक ही समय में वहां के शासक कितने थे, 2 शासक थे, लेकिन महत्वाकांक्षा को लेकर, कभी मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर, कभी दूसरे मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच में क्या मतभेद होते रहते थे। तो डॉक्टर लोनी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इन दोनों के बीच में मध्यस्थता की। और 1826 की यदि हम बात करें, उस समय बलवंत सिंह को जागीर प्रदान कर दी निमराणा की। इसी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो निमराणा है वो कछवाओं की तीसरी रियासत बन सकती थी, लेकिन बाद में बलवंत सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है। और बलवंत सिंह की निसंतान मृत्यु होने के बाद में विनय सिंह जी ने निमराणा जो क्षेत्र था वो पुणे की और अपनी ओर मिला लिया था। बिल्कुल ये विनय सिंह जी है, विजय सिंह जी नहीं है। ये जो कमेंट आ रहा है साथी का कि छतरी विजय सिंह जी ने बनाई, विजय सिंह जी का संबंध यहां से नहीं है। विजय सिंह जी का संबंध मारवाड़ के शासन से है या फिर जयपुर के शासन से है। ये नाम क्या है, विनय सिंह जी इनका नाम है। तो अब यहां पर बात करते हैं किनके पुत्र हैं ये, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं बख्तावर सिंह के भतीजे, बख्तावर सिंह के प्रिय भतीजे। ये भी उनके साथ रहा करते थे, इस वजह से इन्होंने दावा ठोक दिया कि भाई अब अलवर जो है उसके ऊपर हमारा अधिकार है। तो यहां पर हम बात करते हैं विनय सिंह जी के बारे में। विनय सिंह जी जो है बख्तावर सिंह जी के भतीजे हैं। इनकी एक रानी का नाम था रानी, और रानी का नाम था शीला। रानी का नाम क्या था, शीला। और यहां पर हम बात कर सकते हैं 1826 में इन्होंने बलवंत सिंह को निमराणा का क्षेत्र प्रदान किया, और बाद में बलवंत सिंह की निसंतान मृत्यु होने पर निमराणा को क्या है, वापस इसमें मिला लिया था। तो यहां पर यह प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा एक बार हम ये नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट 1815 से 1856
26 ईस्वी तक विनय सिंह व बलवंत सिंह ने अलवर का संयुक्त शासन चलाया। अलवर का संयुक्त शासन चलाया। तो ये एकमात्र उदाहरण है राजपूताना में कि एक रियासत में एक साथ दो शासक बन जाते हैं। बलवंत सिंह जी कौन है? बख्तावर सिंह जी के दासी से उत्पन्न या फिर पासवान से उत्पन्न पुत्र हैं और इनकी माता का क्या नाम है? मूसी रानी। और विनय सिंह जी जो है वो कौन है? वो बख्तावर सिंह जी के प्रिय भतीजे हैं। लेकिन डॉक्टर लोनी ने क्या की? इनके बीच में मध्यस्थता की और बाद में हम कह सकते हैं कि दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। तब विनय सिंह जी को डॉक्टर लोनी ने कहा कि भाई आप इनको है निमराना की जागीर दे दो, और निमराना की जागीर देने के साथ ही बलवंत सिंह जी निमराना चले गए और यहाँ इनकी निसंतान मृत्यु हो गई। तो निमराना एक प्रकार से अलग रियासत बनते बनते बच गई और निमराना क्षेत्र को वापस किस में मिला लिया? अलवर क्षेत्र में मिला लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो झील है इस झील का नाम क्या है? सिलीसेड झील। सिलीसेड झील का निर्माण करवाया। सिलीसेड झील का निर्माण करवाया। यहां पर रानी शीला के महल बनवाए। यहां पर रानी शीला के महल बनवाए। तो यहां पर ये जो छतरी है ये कौन सी छतरी है? मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी बनवाई। और आगे हम बात करेंगे इस छतरी के बारे में संपूर्ण डिटेल के साथ। तो यहां पर हम मूसी रानी की छतरी के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई ये मूसी रानी की जो छतरी है ये सबसे पहले तो कितने खंभों की है? 80 खंभों की ये छतरी है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? वो बूंदी के अंदर है। ये 80 खंभों की है। 2 मंजिला है। ये 2 मंजिला, जिसमें ये पहली मंजिला आपको दिख रही है लाल पत्थरों से, मतलब लाल संगमरमर से बनी हुई है, जबकि दूसरी मंजिल के अंदर आधी छतरियां जो है वो तो लाल से बनी हुई है और कुछ हिस्सा इसका सफेद संगमरमर से भी बना हुआ है। निर्माता कौन है इस छतरी के? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। निर्माता, तो निर्माता है इसके विनय सिंह, नॉट विजय सिंह, है ना। और विनय सिंह चूंकि इनके पिता का नाम मतलब एक प्रकार से बड़े पापा का नाम क्या था? बख्तावर सिंह था, तो इन्होंने बख्तावर सिंह और मूसी रानी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। 80 खंभों की छतरी है, 2 मंजिला छतरी है और इसका निर्माण इसके मूसी रानी के पुत्र ने नहीं करवाया था, जबकि ये बख्तावर सिंह के भतीजे ने इसका निर्माण करवाया था। टहला की छतरियों की यदि हम बात करें, ये भी अलवर में है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है टहला की छतरियां किस जिले में स्थित है? ये अलवर में है। और नेड़ा की छतरियों की बात करें, ये भी कहां पर है? ये भी अलवर में स्थित है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब वापस अपने पीछे वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शिवदान सिंह के बारे में। इससे पहले हम बात कर रहे थे विनय सिंह जी के बारे में। इन्होंने सिलीसेड झील का निर्माण करवाया और यहाँ पर रानी शीला के महल बनवाए। इसके अलावा इन्होंने मूसी रानी की छतरी का निर्माण भी करवाया था। अब बात करते हैं शिवदान सिंह जी ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिवदान सिंह जी के बारे में। इनसे संबंधित एग्जाम में क्या क्या फैक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर बात करें, ये नाबालिग थे, तो इनका संरक्षक इनको नियुक्त किया गया। संरक्षक इनके कौन थे? संरक्षक का नाम था मुंशी अम्मुजान। मुंशी अम्मुजान जो थे इनके संरक्षक थे। तो ठाकुर जो थे, यहाँ के ठाकुरों ने इसका विरोध किया। मुंशी अम्मुजान जो थे वो एक मुस्लिम थे। इन्होंने एक प्रकार से यहाँ के शासन में अव्यवस्था फैला दी थी। तो यहाँ पर बात करते हैं बाद में ठाकुरों ने लखदीर सिंह को संरक्षक नियुक्त किया।
और इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं के शासनकाल में कर्नल इम्पी नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने यहाँ पर एक इम्पी तालाब का निर्माण करवाया। तो बात करते हैं इनके समय एक अंग्रेज जिनका नाम था कर्नल इम्पी ने इम्पी तालाब बनवाया। इम्पी तालाब बनवाया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मंगल सिंह जी के बारे में। मंगल सिंह जी से संबंधित एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो मंगल सिंह जी से पहला प्रश्न यह बन सकता है, मेयो कॉलेज के प्रथम छात्र थे। मेयो कॉलेज के प्रथम छात्र थे, मतलब मेयो कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन किनका हुआ था? मंगल सिंह जी का हुआ था। इस वजह से अंग्रेजों ने इनको कर्नल प्लस महाराजा की उपाधि इनको प्राप्त थी। तो कर्नल और मतलब महाराजा की उपाधि इनको प्राप्त थी, जबकि मेयो कॉलेज के प्रथम छात्र थे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि मेयो कॉलेज जो है उनके प्रथम छात्र कौन थे। मेयो कॉलेज अजमेर में है और लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थापित किया गया था। 1875 में उसकी स्थापना मानी जाती है, 1875-76 में स्थापना मानी जाती है। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि हाथी पर बैठ करके गए थे कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पर हाथी पर बैठ कर गए थे। ये उदाहरण किनके बारे में मिलता है? मंगल सिंह जी के बारे में उदाहरण मिलता है। इसके बाद में हम जय सिंह जी से संबंधित बात करते हैं। जय सिंह जी से संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है? तो पहली बात यहाँ इनसे संबंधित यह है, जयसमंद बांध का निर्माण करवाया। जयसमंद बांध का इन्होंने निर्माण करवाया था और इसी बांध को क्या कहा जाता है? जय समुद्र झील, या फिर हम इसे जय समंद झील भी कह सकते हैं। जय समुद्र या जय समुद्र झील एक ही बात है, जयसमंद बांध। और पर्टिकुलर यदि बात करें सबसे फेमस जो जयसमंद झील है वो कहां पर है? वो झील तो उदयपुर में है। इसके अलावा हम यहां पर इनसे संबंधित बात कर सकते हैं, इन्होंने सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था। सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया। इसके अलावा नरेंद्र मंडल के भी ये सदस्य रह चुके हैं। नरेंद्र मंडल के सदस्य रहे, नरेंद्र, जिनके चांसलर कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी थे बीकानेर के। तो नरेंद्र मंडल के सदस्य ये रहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 1921 की ये बात है, 1921 में ये सदस्य रहते हैं। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और इससे पहले हम एक बात कह सकते हैं कि जो निमोचना हत्याकांड हुआ था वो इनके समय ही हुआ था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अलग से कि निमोचना हत्याकांड इन्हीं के समय हुआ था। निमोचना हत्याकांड इन्हीं के समय हुआ। छाजू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी, उसे जनरल डायर भी कहते हैं। और यह घटना राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाती है। इस घटना से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके बाद दुर्भाग्य से हम बात कर सकते हैं कि 1933 में हुए तिजारा दंगों का आरोप इन पर लगा। तिजारा दंगों का आरोप इन पर लगाकर अंग्रेजों ने इनको राजपद से निष्कासित किया। राजपद से हटाकर पेरिस भेज
दिया, यहीं इनकी मृत्यु हो गई, यहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जय सिंह जी के बारे में। इन्होंने सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया, जय समंद बांध का इन्होंने निर्माण करवाया था, जिसे जय समुद्र झील या जय समंद झील भी कहते हैं। नरेंद्र मंडल के 1921 में बने नरेंद्र मंडल के ये सदस्य थे। कोलमेय सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। निमोचना हत्याकांड जो हुआ था, कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को ये घटना हुई थी। तो ये घटना इनके समय हुई थी। 1933 में तिजारा में दंगे भड़क गए थे और इस दंगों का आरोप अंग्रेजों ने इनके ऊपर लगाया कि आपकी वजह से ये दंगे भड़के। बाद में इनको राजपथ से हटा दिया और इनको पेरिस भेज दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात की थी हमने जय सिंह जी के बारे में। अब बात करते हैं तेज सिंह जी के बारे में। तो तेज सिंह जी के बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर बात कर सकते हैं। अलवर के अंतिम शासक, अलवर के अंतिम शासक ये हुआ करते थे, अलवर के अंतिम शासक थे। एकीकरण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो यहां पर बात कर सकते हैं एकीकरण के समय अलवर के शासक, अलवर के शासक। अब यहाँ पर इनके ऊपर जो आरोप लगा वो गांधी जी की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगता है कि भाई नाथूराम गोडसे ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी, गांधी जी की हत्या में जो बंदूक प्रयुक्त की गई थी, वो ऐसा कहते हैं कि अलवर के महाराजा तेज सिंह जी के नाम पर थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जो सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने इनको कहाँ बुलाया? दिल्ली बुलाया। और दिल्ली बुलाकर इनके सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो आप गांधी जी की हत्या के आरोप में जेल जाइए, या फिर एकीकरण की प्रक्रिया में आप भाग लेकर के आप शासक बने रह सकते हैं जब तक ये एकीकरण पूरा नहीं हो जाए। तो इन्होंने सोचा मरता क्या नहीं करता, तो इन्होंने सोचा कि भाई जेल जाने से अच्छा है एकीकरण में मैं आगे हो जाता हूं। तो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दे दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब ने इनको ये बात कही थी कि आप अकेले एकीकरण में शामिल नहीं होंगे, आपके पास जितनी भी रियासतें हैं जिन पर आपका बस चलता है, आप उनको भी कन्विंस करोगे। और एक बात से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में एकीकरण की पहल करने वाले जो व्यक्ति थे वो महाराजा तेज सिंह जी थे। और तेज सिंह जी कहाँ के शासक थे? तेज सिंह जी शासक थे अलवर के, जिन्होंने एकीकरण की पहल की थी और गांधी जी की हत्या का इनके ऊपर आरोप लगा था। तो एकीकरण की यहाँ पर हम बात करते हैं, अलवर का जो एकीकरण है वो किस में हुआ था? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मत्स्य संघ, मत्स्य संघ बनता है। और इसे संघ कब बनता है? तो 18 मार्च 1948 को ये संघ बनता है। ABCD के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो रियासतें हैं वो इसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ABCD जो थी वो इसमें रियासतें थी। ए कौन सी? अलवर। बी कौन सी? भरतपुर। सी कौन सी? करौली। और डी कौन सी? धौलपुर। ये जो इसके अंदर शामिल होती हैं। अब यहां पर बात करें मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया जाता है? राजधानी अलवर को बनाया जाता है, लेकिन महाराजा तेज सिंह जी को कोई पद नहीं दिया जाता है। इनको राज प्रमुख, महाराज प्रमुख कुछ नहीं बनवाया जाता है। उप राज प्रमुख भी इनको नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर गांधी जी की हत्या का आरोप लगा हुआ था। इस वजह से धौलपुर के शासक उदय भान सिंह जी जो हैं वो इस संघ के क्या बनते हैं? राज प्रमुख बनते हैं। और अलवर को राजधानी जरूर रखा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हुआ। जय सिंह जी के बारे में हमने यहाँ पर बात की है, मतलब अलवर का इतिहास जो है वो हमने कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ लिया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ, क्लियर है यहाँ तक सभी साथियों को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बाला के किले के बारे में। बाला का किला जो है वो कब बनाया, किसने बनाया, कहाँ स्थित है? यहाँ पर बात करते हैं बाला के किले के बारे में। निर्माण को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका करवाया था अलगू राय ने। अलगू राय। और ये अलगू राय कौन था? कोकिल देव का पुत्र था। ये कोकिल देव का पुत्र था। और कोकिल देव कौन था? जिसने आमेर को राजधानी बनाया था 1207 में, वहां के मीणाओं को पराजित किया। मतलब आमेर के कछवा शासक हैं कोकिल देव। इनके पुत्र अलगू राय जो हैं इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण किसने करवाया था? यह भी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। पुनः निर्माण के बारे में आता है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जो थे उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था। क्या इतिहास है इस बाला के किले के बारे में? इसे अलवर दुर्ग, इसे अलवर का किला
कुंवारा किला, कुंवारा किला। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं 52 दुर्गों का, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग। ये सभी इसके उपनाम हैं। और इस दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ऐतिहासिक महत्व यह है कि बाबर एक रात यहां पर ठहरा था। तो यहां पर बात कर सकते हैं बाबर एक रात यहां पर रुका था। खानवा के युद्ध के समय बाबर यहां पर रुका था। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के किस दुर्ग में बाबर एक रात रुका था? वो था बाला का किला। निर्माण अलगू राय ने करवाया, लेकिन अलगू राय ऑप्शन में नहीं हो तो आप हसन का मेवाती भी सही मान सकते हो, लेकिन हसन का मेवाती ने एक्चुअल में इसका पुनः निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के अन्य नाम क्या है? इसे अलवर का किला भी कहते हैं, इसे कुंवारा किला भी कहते हैं, इसे 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काकनवाड़ी के दुर्ग के बारे में। काकनवाड़ी दुर्ग का क्या है इतिहास? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं सरिस्का अभयारण्य में ये स्थित है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। कल हमने बात की थी कि क्रास और काकनवाड़ी के जो पठार हैं, उसी काकनवाड़ी के पठार पर स्थित होने के कारण इसे काकनवाड़ी का किला कहा जाता है। और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? एग्जाम में इसे प्रश्न आया हुआ है कि औरंगजेब ने इस दुर्ग में एक रात नहीं बिताई थी। इस दुर्ग में अपने भाई दारा को कैद करके रखा। दारा को कैद करके या कैद किया था। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि औरंगजेब ने दारा सिकों को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा था? तो ये वही दुर्ग है जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद करके रखा था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं निमराना का किला कहां पर है? भाई निमराना का किला निमराना अलवर के अंदर है। निमराना अलवर के अंदर है। और इसका निर्माण जो है, ऐसा कहा जाता है कि बलवंत सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। एग्जाम में इसे एक ही बार प्रश्न आया हुआ है कि निमराना दुर्ग राजस्थान में कहां पर है। निमराना एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं यह एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र भी है। औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र भी है निमराना का किला। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अलगू राय दुर्ग के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है? ये भी अलवर के अंदर पड़ता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग अलवर में नहीं है? तो ये भी कहां है? अलवर में है। राजगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहां पर है? ये भी राजगढ़ अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। राव राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ये दुर्ग माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भानगढ़ दुर्ग के बारे में। ये कहां पर है? ये भी अलवर में है। इसे खंडहर दुर्ग भी कहते हैं। खंडहर दुर्ग, या फिर इसे आप भूतों का किला भी कह सकते हो। हंटेड पैलेस के नाम से ये जाना जाता है। भूतों का किला राजस्थान में हंटेड पैलेस के नाम से एक तो जैसलमेर में स्थित कुलधरा जाना जाता है, और दूसरा ये स्थान जाना जाता है। इसके बारे में ऐसी किंवदंती है कि जो आमेर के शासक थे माधो सिंह जी, उनके काल में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ की एक रानी थी रत्नावती का नाम आता है। पहले तो कई इतिहासकार ये कहते हैं कि मिर्जा राजा मान सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। माधो सिंह जी जो यहाँ के एक शासक थे, उनकी एक रानी का नाम था रत्नावती। उनके ऊपर एक तांत्रिक या एक जादूगर, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ के अंदर रानी पद्मिनी के ऊपर एक राघव चेतन जो है वो अपने प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ऐसा तांत्रिक था जिसकी नजर रानी रत्नावती के ऊपर पड़ी हुई थी। और ये बात रानी रत्नावती को अच्छी तरीके से पता थी, ये तांत्रिक जो है ये मेरे चक्कर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं रानी रत्नावती के लिए उन्होंने कोई तंत्र मंत्र का एक कोई जाप वाप किया और ऐसी कोई औषधि बनाई, और उन्होंने सोचा कि भाई मैं रानी रत्नावती के ऊपर ये डाल दूं और सम्मोहन कर लूं रानी रत्नावती को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं कि वो दवाई हाथ से गिर जाती
जाती है, चट्टान के ऊपर जाके गिर जाती है और वो चट्टान जो है स्वतः वहां से उठती है, उस तांत्रिक की ओर बढ़ती है और उस चट्टान के नीचे दबने से उस तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक जो है इस क्षेत्र को उजड़ने का एक प्रकार से श्राप दे जाता है और यही श्राप जो है एक प्रकार से खंडर में तब्दील करने के लिए भानगढ़ को काफी होता है। तो भानगढ़ से संबंधित रानी रत्नावती की कहानी जुड़ी हुई है। बिल्कुल जिला दर्शन के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ नहीं मिला, तो अभी तक जिला दर्शन में हनुमानगढ़ जो है वो चल रहा है और बुक के अंदर जिला दर्शन में गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले शामिल हैं। बिल्कुल क्यों नहीं मिले हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इस दुर्ग से संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है, रानी रत्नावती का संबंध इससे है। रानी रत्नावती का संबंध इस दुर्ग से है, इस दुर्ग से है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानगढ़ दुर्ग, ये भी अलवर के अंदर है। और अजबगढ़ दुर्ग की हम बात करते हैं, अजबगढ़ दुर्ग जो है ये कहां पर है, ये भी अलवर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था, राव राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित, राव राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ये दुर्ग माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नारायणी माता के मंदिर की। नारायणी माता का मंदिर कहां पर है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये बरवा डूंगरी के ऊपर है। बरवा डूंगरी, और बरवा डूंगरी कहां पर है, अलवर के अंदर है। मोती डूंगरी जयपुर में है, मोती मंगरी उदयपुर में है, सील की डूंगरी चाकसू में है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो बरवा डूंगरी कहां पर है, बरवा डूंगरी अलवर में है। नेक्स्ट बात करें नारायणी माता की, तो नारायणी माता जो है यह गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला थी, लेकिन नाई समाज इनको अपनी कुलदेवी मानता है। तो यहां पर बात कर सकते हैं नाई समाज की, नाई समाज की कुल देवी इनको माना जाता है। और इनका पुजारी जो है वो किस जाति का होता है, पुजारी, तो पुजारी मीणा जाति का होता है, मीणा जाति का इनका पुजारी होता है। तो मीणा जाति का इनका पुजारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबा भरतरी के बारे में। भरतरी की समाधि जो है ये कहां पर है, ये सरीस का अभयारण्य के अंदर पड़ती है, सरीस का अभयारण्य के अंदर ये बनती है। और बाबा भरतरी की यदि हम बात करें तो भरतरी कहां थे, उज्जैन के महान शासक थे, उज्जैन के महान शासक थे। और बाबा गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जो है वो इनके गुरु थे। और बाबा भरतरी की इस समाधि के बारे में, इनकी समाधि यहीं पर है, इनका धूना भी यहीं पर है। और ये तीर्थ स्थल की यदि हम बात करें तो कनफटे नाथों का, कनफटे नाथों का यह तीर्थ स्थल माना जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है। कनफटे नाथों का एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो नाथ संप्रदाय के राजस्थान में बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महामंदिर जो जोधपुर में है, मान सिंह जी ने जिसका निर्माण करवाया, वो स्थान एक प्रकार से नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना जाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो वो तीर्थ स्थल कौन सा होगा, वो तीर्थ स्थल बिल्कुल यहाँ पर हम भरतरी की समाधि कह सकते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो उस किले में नहीं जाऊंगा जहाँ पे भूत रहते हैं। बिल्कुल वहां पर इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। सुबह 6 बजे से पहले इस दुर्ग में एंट्री नहीं की जा सकती, शाम को 6 बजे के बाद में किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को इस दुर्ग में नहीं रखा जा सकता। और आपने अगर किसी किले को देखा होगा तो जो किले की टिकट खिड़की होती है जहां से आपको उस दुर्ग को देखने के लिए टिकट प्राप्त होता है, वो अधिकांशतः उस दुर्गों के बीच में या दुर्ग के अंदर ही होती है। और ये एक ऐसा किला है, 1 किलोमीटर पहले ये खिड़की बनी हुई है, आप वहीं से टिकट ले सकते हो। मतलब पुरातत्व विभाग जो है वो भी इस बात को मानता है कि भाई रात में इस दुर्ग में जाना अच्छी बात नहीं है, रातों रात ये
खंडर में तब्दील हो गया था। और कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं, स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को रत्नावती आती है, यहाँ पर मेला लगता है और वो ये दुर्ग जो है पुराने उस जमाने में चला जाता है। अब ये बातें कहाँ तक सत्य है, लेकिन वहां पर अधिकतर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो वहां पर रात को तो जाना मना है, दिन में जाकर के आप देख सकते हो, नॉर्मल जगह है, लेकिन खंडरों में तब्दील ये जगह है। तो दुर्ग जैसा यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल भानगढ़ जो है वो कहाँ पर है, अलवर में है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, दिन में जाकर के आप उसको आराम से देख सकते हो। लेकिन जिसको ज्यादा डर लगता है वो वहां पर नहीं जाए मेरे साथियों, पहले मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी के जैन मंदिर की। तो ये कहां पर है, ये मंदिर अलवर के है, अंदर है। और ये 9 गजा के जो जैन मंदिर है ये नौवा गांवा गांव में है। और ये 9 गांवा गांव कहां पर है, ये भी अलवर में है। चंद्र प्रभु जो है इसे शांतिनाथ जैन मंदिर कहते हैं। और ये कहां पर है, ये भी अलवर में है। 9 मंजिला बावड़ी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 गजा जैन मंदिर अलवर के प्रसिद्ध है। और 9 मंजिला जो बावड़ी है ये कहां पर है, निमराणा के अंदर है। और इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां बनी हुई है कि पूरी बारात इसके अंदर समा गई थी। और जब भी इस क्षेत्र के आसपास निमराणा पर कोई लोग अधिकार करते, आक्रमण करते, तो सारे निमराणा के लोग थे वो इस बावड़ी के अंदर चले जाते थे। पूरे गांव से इसमें इतनी सुरंगें आ रखी है बावड़ी के अंदर कि वो सभी इसमें इकट्ठे होते और अपनी सुरक्षा कर लेते थे। तो ये कितने मंजिला है, 9 मंजिला बावड़ी। अपने तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 9 मंजिला बावड़ी राजस्थान में कहां पर है। तो पर्टिकुलर तो है निमराणा में, या फिर आप इसे अलवर का आंसर भी दे सकते हो। सीली सेठ झील की यदि हम बात करें, महाराजा विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित, किसके लिए, अपनी रानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो यहां पर बात कर सकते हैं रानी शीला के लिए निर्माण करवाया, रानी शीला के लिए निर्माण करवाया। तो विनय सिंह जी ने अपनी रानी शीला के लिए निर्माण करवा दिया। अब यहां पर आप जरूर घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। यहीं पर हम बात कर सकते हैं कि यहीं पर लेक पैलेस बने हुए हैं, लेक पैलेस स्थित हैं। तो यहाँ पर लेक पैलेस का मतलब जो झील के निकट, झील में जो महल बने होते हैं उनको लेक पैलेस कहते हैं। अपनी रानी शीला के लिए बनवाए थे। जबकि इन्होंने जो मूसी रानी की छतरी है वो किसके लिए बनाई थी, वो तो मूसी महारानी के लिए छतरी बनाई थी। 80 खंभों की छतरी है, 2 मंजिला छतरी है, निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया। टेला की छतरियां अलवर में है, नेड़ा की छतरियां भी अलवर में है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर रात को नहीं जाना है, शीला के लिए निर्माण करवाया। तो यहाँ पर आप दूर से देखो, यहाँ पर दिखा रहा हूं ना मैं फोटो, तो देखो और खुश रहो इनको, ये सबसे बढ़िया। एक बार रिवीजन करते हैं आज क्या पढ़ा हमने, देखे। श्री राम जी कह रहे हैं मारे तो एक लफड़ो है, मैं तो रात ने कोनी फिर तो फिरूं, मने तो डर लागे, और डर लागे तो मने सपनों आवे। बिल्कुल, सपना आएगा तो सपना में रानी रत्नावती भी आ सकती है, आके आपको डरा भी सकती है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल हाँ जी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने तो पढ़ो और मस्त रहो, नौकरी लगो। अलवर शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। फरिश्ता ने यह शब्द दिया था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र साल्व जाति का निवास हुआ करता था, इस वजह से इस क्षेत्र को साल्वपुर के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद का हिस्सा था। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट में थी। 1192 से पहले इस क्षेत्र पर चौहानों का अधिकार था, लेकिन बाद में मेवातियों का अधिकार हो गया, क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है मोहम्मद गौरी से तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं। 1527 में बात करें, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी। बाबर ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था, और अकबर के समय यह क्षेत्र जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं आमेर या जयपुर रियासत में शामिल हो जाता है। यहाँ के शासक मिर्जा राजा जय सिंह जी जो हैं, ये वही जय सिंह जी जिन्होंने पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को विवश किया था। 1665 में संधि हुई थी। कल्याण सिंह जी को यहाँ की जागीर प्रदान करते हैं, माचेड़ी की जागीर इनको दे देते हैं। यही माचेड़ी के एक जागीरदार थे जिनका नाम था राव प्रताप सिंह है, और माधव सिंह जी फर्स्ट के ये सेनापति थे। और माधव सिंह जी इनसे इतने प्रभावित हुए, इनको राव राजा की उपाधि दी। और बाद में माधव सिंह जी के बाद जैसे पृथ्वी सिंह जी शासक बनते हैं, पृथ्वी सिंह जी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए प्रताप सिंह जी स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। 1775 में ये अलवर को एक अलग रियासत का दर्जा अंग्रेजों से दिलवा लेते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रियासत इन्होंने घोषित कर दी। नेक्स्ट बात करें,
राव राजा प्रताप सिंह जी के बारे में उपाधि इनकी राव राजा की थी, माधो सिंह जी ने इनको दी। अलवर रियासत के संस्थापक हैं, अलवर को स्वतंत्र घोषित करने वाले शासक यही हैं। माचेडी के ये जागीरदार थे, बाद में माचेडी से कहाँ आ गए, अलवर आ गए। अलवर उस समय जाटों के अधिकार में था, सूरजमल जी के अधिकार में था। सूरजमल जी से इन्होंने छीन लिया, मतलब जाटों से इन्होंने ये क्षेत्र छीन लिया था। फिर इसके बाद में इनके वंशज बख्तावर सिंह जी शासक बनते हैं। इनकी पासवान रानी का नाम था मूसी रानी, और मूसी रानी से एग्जाम में प्रश्न बनता है। इनके दासी पुत्र जो था जिनका नाम था बलवंत सिंह है, जिसको बाद में निमराना की जागीर दी गई थी। और कब जागीर मिली थी उनको, 1826 में ये जागीर मिलती है। और इनकी निसंतान मृत्यु होने के बाद में विनय सिंह जी क्या करते हैं, पुनः निमराना को अलवर में मिला लेते हैं। 1815 से 1826 तक दोनों एक साथ, बलवंत सिंह जी और विनय सिंह जी एक साथ अलवर का शासन चलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं विनय सिंह जी और बलवंत सिंह जी अलवर का संयुक्त शासन चलाते हैं। ऐसा हम बात करते हैं राजपूताना के अंदर हमें एकमात्र उदाहरण मिलता है सिलीसेठ झील की। हम बात करें, इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। यहाँ पर शीला के महल इन्होंने बनवाए थे, और मूसी रानी की छतरी भी इन्होंने बनवाई थी। शिवदान सिंह जी की बात करें, इनके समय एक अंग्रेज अधिकारी ने, जिनका नाम था कर्नल इम्पी, इन्होंने इम्पी तालाब का निर्माण करवाया। और इनके संरक्षक जो थे वो अम्मू जान थे। और अम्मू जान कौन थे, इनकी माता के जो मतलब एक प्रकार से कहते हैं राकी डोरडा के भाई थे, धर्म भाई हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ के मामला में व्यवस्थाओं में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इस वजह से यहाँ के स्थानीय ठाकुरों ने इनका विरोध किया। और ठाकुरों ने क्या किया था, इनका संरक्षक जो कि बाल्यकाल में शिवदान का लखदीर सिंह जी को बना दिया था कि भाई आप इनके संरक्षक बन जाओ। मंगल सिंह जी की हम बात करते हैं, मेयो कॉलेज के ये प्रथम छात्र हुआ करते थे। इनको कर्नल और महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट बात करते हैं जय सिंह जी के बारे में। जयसमंद झील का निर्माण इनके समय होता है, इसे जयसमंद बांध भी कहते हैं, जय समुद्र भी इन्हीं को कहते हैं। सरिस्का पैलेस इनके समय बने थे। नरेंद्र मंडल के ये सदस्य रहे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जो लंदन में हुए थे सम्मेलन। निमोचना हत्याकांड इनके समय होता है। लेकिन तिजारा दंगे जब इनके समय होते हैं तो इस समय अंग्रेज इनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये दंगे आपकी वजह से हुए। अंग्रेज इनको राजपथ से निष्कासित कर देते हैं, पेरिस भेज देते हैं, जहीं पर इनको 1933 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तेज सिंह जी की बात करें, अलवर के अंतिम शासक है ये, एकीकरण के समय शासक थे। महात्मा गांधी की हत्या का इनके ऊपर आरोप लगता है, और इसी के दबाव में आकर के इनको एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले भाग लेना होता है। मत्स्य संघ का गठन इनके समय हुआ था। अलवर रियासत मत्स्य संघ में शामिल थी। 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ बना था, और इसकी राजधानी अलवर, और इसमें ये रियासतें शामिल थी। नेक्स्ट बात करते हैं बाला का किला, काकनवाड़ी का किला, निमराना का किला। ये सभी किले कहां पर हैं, ये सभी किले अलवर के अंदर स्थित हैं। जिसमें बाला के किले के निर्माण के बारे में अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया। अलगू राय का संबंध कोकिल देव के पुत्र से है, तो मतलब कोकिल देव की ये कौन है, पुत्र हैं अलगू राय जी। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसका पुनर्निर्माण हसन का मेवाती ने करवाया। इस किले को अलवर का किला भी कहते हैं, कुंवारा किला भी कहते हैं, और 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग भी इसको अन्य नामों में कहते हैं। बाबर एक रात यहाँ पर रुका था, इस वजह से इस दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं काकनवाड़ी के किले के बारे में। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है, क्रास्का और काकनवाड़ी के पठार पर है, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा। औरंगजेब इस दुर्ग में अपने भाई दारा को कैद करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं निमराना का किला। तो यहाँ पर निमराना की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, और निमराना का किला अलवर में है। नेक्स्ट अलगूराय दुर्ग, अलगूराय ने बनाया था, ये भी अलवर में है। राजगढ़ दुर्ग राव राजा प्रताप सिंह जी ने बनाया, ये भी अलवर के अंदर है। भानगढ़ दुर्ग जो है ये अलवर में है। खंडर दुर्ग भी इसे कहते हैं, भूतों का किला भी इसको कहते हैं। रानी रत्नावती का संबंध इस दुर्ग से माना जाता है। मानगढ़ दुर्ग भी कहां पर है, अलवर में है। लेकिन मानगढ़ पहाड़ी को लेकर प्रश्न आ जाए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी धाम लिख सकते हैं हम, मानगढ़ पहाड़ी धाम। और ये कहां पर है, बांसवाड़ा जिले के अंदर है, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अजबगढ़ दुर्ग जो है राव राजा प्रताप सिंह जी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इसका निर्माण करवाया, ये भी अलवर में बना हुआ है। इसके बाद बात करें नारायणी माता के मंदिर की, बरवा डूंगरी में है, बरवा डूंगरी अलवर में है। ये गुजर जाति की महिला थी, लेकिन नाई समाज इनको अपनी कुलदेवी मानता है। इनका पुजारी जो है वो मीना जाति का व्यक्ति होता है। नेक्स्ट बाबा भर्तृहरि की समाधि और धूणा की बात करें, सरिस्का अभ्यारण्य में ये पड़ता है। बाबा भर्तृहरि की आदि हम बात करें तो भर्तृहरि जो है उज्जैन के महान शासक थे। उज्जैन के महान शासक होने के साथ महान योगी भी थे, महान योगी थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, गोरखनाथ जी से इन्होंने शिक्षा ली थी। और कनफटे नाथों का ये स्थल जो है प्रमुख रूप से तीर्थ माना जाता है। एक प्रकार से उज्जैन से यहाँ आकर के इन्होंने तपस्या की थी। मल्लीनाथ जैन मंदिर है, ये अलवर में है। 9 गजा के जैन मंदिर नौगांवा अलवर में है। चंद्र प्रभु का जैन मंदिर जिसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं, ये भी अलवर में है। और 9 मंजिला बावड़ी ये निमराना अलवर के अंदर
पड़ती है। इसके अलावा सिलीसेट झील की बात करें, महाराजा विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। अपनी रानी शीला के लिए यहाँ पर महल बनाए थे, जिन्हें लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, और इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन जो है वो इस झील को कहा जाता है। और मूसी रानी की छतरी की बात करें, ये 80 खंभों की है, 2 मंजिला है। एक मंजिल इसकी लाल पत्थरों की है, दूसरी मंजिल जो है वो इसकी सफेद पत्थरों की है, और महाराजा विनय सिंह जी ने निर्माण करवाया। मूसी रानी इनके क्या लगती थी, मतलब एक प्रकार से इनके बड़े पापा जो थे बख्तावर सिंह जी, उनकी पासवान रानी थी, और बलवंत सिंह जी की माँ थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों के लिए इसका निर्माण करवाया था। दोनों की याद में टेला की छतरियाँ और नेड़ा की छतरियाँ कहाँ पर है, अलवर के अंदर पड़ती है। इसी के साथ अपनी जो आज की अलवर जिला दर्शन की क्लास है वो समाप्त होती है। साथियों, कल हम मिलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।